द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए, उस समय की दुनिया की आबादी का लगभग 3%। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो कहानी है जिसने हमारी दुनिया को जड़ों से हिलाकर रख दिया और एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। मतलब एक अकेला संघर्ष इतना विनाशकारी और इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है कि उसकी गूंज दशकों बाद भी हमें सुनाई देती है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसी दुनिया में जो पहले से ही टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। पहले विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी और उसने देशों को थका हुआ और कमजोर छोड़ दिया था। और यही माहौल एक नए और भी बड़े तूफान के लिए जमीन तैयार कर रहा था। जरा सोचकर देखिए कि माहौल कैसा रहा होगा। पूरी दुनिया में महामंदी का दौर था। करोड़ों लोगों के पास काम नहीं था, सरकारें टिक नहीं पा रही थीं, एक के बाद एक गिर रही थीं। हर तरफ बस निराशा और हताशा थी। और आप जानते हैं, जब ऐसी हताशा फैलती है तो वो अक्सर खतरनाक सोच के लिए दरवाजे खोल देती है। और ठीक यही हुआ। और बस इसी निराशा का फायदा उठाया कुछ तानाशाहों ने। हिटलर, मुसोलिनी, इन जैसे नेताओं ने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए, वादे किए कि देश को फिर से महान बनाएंगे, पुरानी हार का बदला लेंगे। लेकिन इन बड़े बड़े आकर्षक वादों के पीछे असल में एक बहुत ही जहरीली सोच छिपी थी, आक्रामक राष्ट्रवाद और नस्लवाद की। और फिर वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया। जर्मनी की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने एक ऐसे जंग की शुरुआत कर दी जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 1 सितंबर 1939, ये वो तारीख है जिसने आधुनिक इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जैसे ही जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बस यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि जर्मनी इतनी तेजी से कैसे जीत रहा था। इसका राज था ब्लिट्जक्रिग, जिसका मतलब है बिजली की तरह युद्ध। देखिए, ये कोई आम हमला नहीं था। इसमें टैंक, हवाई जहाज और सैनिक सब एक साथ मिलकर इतनी तेजी से और जोरदार हमला करते थे कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में पोलैंड ने घुटने टेक दिए। पूरी दुनिया हैरान थी कि ये कैसे हो गया। पोलैंड के बाद अगला नंबर था फ्रांस का। ब्लिट्जक्रिग की रफ्तार इतनी तेज थी कि फ्रांस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश भी उसके सामने टिक नहीं पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग कितनी विनाशकारी होने वाली थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द ये एक वैश्विक आग में बदल गई। अब ये कुछ देशों की जंग नहीं थी, ये एक वर्ल्ड वॉर बन चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे फैला। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और इसी के साथ इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री फ्रंट खुल गया। उसी दौरान दूसरी तरफ एशिया में जापान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 7 दिसंबर 1941 को, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस एक हमले ने अमेरिका को सीधे सीधे युद्ध में खींच लिया और तब जाकर यह जंग सही मायनों में एक वर्ल्ड वॉर बनी। तो अब हालात ये थी कि जंग यूरोप, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत महासागर हर जगह फैल चुकी थी। दुनिया का शायद ही कोई कोना था जो इसकी आग से बचा हो। करोड़ों लोग, सैनिक और आम नागरिक, इस भयानक जंग की चपेट में आ चुके थे। लेकिन ये युद्ध सिर्फ मैदानों पर गोलियों और बमों से नहीं लड़ा जा रहा था। इसका एक और बहुत ही भयानक पहलू था। कब्जे वाले इलाकों में आम लोगों के साथ जो हुआ वो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे काला, सबसे शर्मनाक अध्याय है। नाजी जर्मनी ने एक योजना बनाकर, एक सिस्टम बनाकर नरसंहार शुरू किया। यहूदियों, रोमा लोगों और दूसरे कई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इसे आज हम होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ लड़ाई की हिंसा नहीं थी, नहीं, ये नफरत की बुनियाद पर किया गया एक सोचा समझा अपराध था। 60 लाख, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लगभग 60 लाख यहूदी, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कांटेदार तार, पहरेदारों वाली चौकियां और भीड़ से भरी ट्रेनें, ये सब उस जुल्म की पहचान बन गई थी। बस एक बार सोचकर देखिए, लोगों को उनके घरों से खींचकर निकाला जा रहा है और ऐसी जगहों पर भेजा जा रहा है जहां उनसे उनकी पहचान, उनकी इंसानियत, सब कुछ छीना जा रहा था। ये लाखों लोगों की दर्दनाक सच्चाई थी।
लेकिन इस घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। धीरे धीरे ही सही, पर युद्ध का पासा पलटने लगा था। मित्र राष्ट्रों ने अब एकजुट होकर पलटवार करना शुरू कर दिया था। युद्ध में कुछ बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स आए। पहला था 1943 में स्टालिनग्राद की लड़ाई, जहां सोवियत सेना ने पहली बार जर्मनी की अजेय मानी जाने वाली सेना को रोक दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। फिर आया 1944 में डी-डे, जब लाखों मित्र सैनिक फ्रांस के तट पर उतरे। इसने यूरोप में नाजी राज के अंत की शुरुआत कर दी थी। और प्रशांत महासागर में क्या हो रहा था, वहां मित्र राष्ट्रों ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे कहते हैं आइलैंड हॉपिंग। इसका तरीका बड़ा सीधा था। एक द्वीप पर कब्जा करो, उसे अपना मिलिट्री बेस बनाओ और फिर वहां से अगले द्वीप पर हमला करो। इस तरह एक एक करके उन्होंने जापान को धीरे धीरे कमजोर कर दिया और अलग थलग कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं युद्ध के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में। एक ऐसा अंत जिसने एक पुरानी दुनिया को खत्म करके एक बिल्कुल नई दुनिया को जन्म दिया। मई 1945, पूर्व से सोवियत सेना और पश्चिम से मित्र राष्ट्रों की सेना दोनों बर्लिन पहुंच चुकी थीं। शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और इसके कुछ ही दिन बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक मोर्चा अभी भी बाकी था, प्रशांत का। अगस्त 1945 में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। तबाही इतनी भयानक थी कि पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहर राख हो गए। दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत को अपनी आंखों से देखा। इस हमले के बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया। इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया को एक सबक मिला और उसी विनाश की राख से एक उम्मीद ने जन्म लिया, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। इसे बनाने का एक ही सबसे बड़ा मकसद था कि दुनिया के देश मिलकर काम करें ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा भयानक युद्ध ना हो। और ये सब हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। दूसरे विश्व युद्ध ने हमें सिखाया कि तानाशाही, नफरत और आक्रामकता की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि क्या हम इतिहास से मिले इन सबको को याद रखे हुए हैं? क्या हम आज मानव अधिकारों की रक्षा करने और शांति बनाए रखने की वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो हमें इतिहास ने सौंपी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।